पड़ोसन की छत पर सोने वाला ससुराल। महिमा की नई नई शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में आई थी। उसका ससुराल दूसरी मंजिल पर रहा करता था। शाम तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई और वो अपने कमरे में सोने के लिए गई तो थोड़ी ही देर में उसका गर्मी से बुरा हाल हो गया। उसने अपने पति प्रदीप से कहा, अजी यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग इतनी गर्मी में कैसे सो पाते हो? महिमा, तुम अभी नई आई हो ना, और तुम्हें गांव में रहने की आदत थी, इसलिए तुम्हें शहर में एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ही। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मुझे तो खुले में सोने की आदत है। ठंडी ठंडी हवा जब तक शरीर पर ना पड़े मुझे तो नींद ही नहीं आती। और आपका पंखा भी तो कितना ज्यादा शोर करके चल रहा है। अभी अभी के लिए सोचो महिमा, सुबह देखते हैं कि हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ऐसे ही महिमा किसी तरह अपना पहला दिन तो निकाल लेती है। अगले दिन उसकी मुंह दिखाई करने के लिए पड़ोस की कई सारी औरतें आती हैं और उसमें सुमित्रा भी थी। सुमित्रा बहू का चेहरा देखती है और तुरंत ही बोलती है, क्या बात है बहू, तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा सूजी हुई हैं। रात भर सोई नहीं हो क्या तुम? अब आपसे क्या छुपाना आंटी की रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी कमरे में, और अभी इनका पंखा भी तो बहुत धीरे चलता है। सभी औरतें बैठी हुई थी और ऐसे में सुमित्रा ने अपने घर की तारीफ करने के लिए महिमा से झूठ बोल दिया। इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? तुम हमारे मोहल्ले की बहू हो तो मेरी भी तो बहू हुई ना। तुम मेरे घर की छत पर सोने के लिए आ जाना। और तुम ही अकेले सोने के लिए क्यों आओगी? अपनी सास आशा और पति और जिसको भी चाहे उसको मेरी छत पर सोने के लिए ले आना। मेरा घर तो 5 मंजिल बना हुआ है और 5वीं मंजिल पर बहुत अच्छी हवा आती है। जहाँ सुमित्रा ने ये बोला था और सोचा था कि महिमा सामने से मना करेगी, वही महिमा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अब से हम आप ही के पास सोने के लिए आ जाएंगे। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। सुमित्रा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस फिर क्या था, अब रोज ही महिमा और उसका पूरा परिवार उठकर सुमित्रा के घर पर सोने के लिए चला जाया करता। सुमित्रा भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, जिस वजह से सुमित्रा की नींद पूरी नहीं होती थी। एक दिन सुमित्रा की बहू नेहा उसे चाय देती है और कहती है, माँ जी आपकी आंखें तो बहुत ज्यादा सूजी हुई है, आपको ढंग से नींद नहीं आई है क्या? तू ही बता बहू, ये महिमा का ससुराल तो पड़ोसन की छत पर सोने वाला ससुराल है। पूरा परिवार उठकर यहाँ पर सोने के लिए आ जाता है और सोचता भी नहीं है कि हमारे लिए भी तो जगह नहीं बचती। इसमें क्या बात है माँ जी, आप एक काम करिए ना, आप महिमा के पति को सलाह दे दीजिए कि महिमा के लिए कूलर खरीद कर ले आए। कूलर में तो ठंडी हवा आएगी और फिर उन्हें यहाँ पर आकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा ही होता है। सुमित्रा जानबूझकर गली के चक्कर लगा रही थी ताकि वो महिमा के पति से टकरा जाए। महिमा का पति जैसे ही उसे देखता है तो फिर वो कहती है, कैसा है प्रदीप, आज रात को भी छत पर सोने के लिए अपने परिवार के साथ में आएगा क्या? आंटी, अब तो मुझे भी छत पर सोने की आदत पड़ गई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन महिमा बेचारी को इस तरह से सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोल रही थी कि मुझे तो मेरे पति के साथ बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, इसीलिए मैंने सोचा कि तुझे अकेले में समझाऊं ये सब चीजों के बारे में। तो क्या करूं आंटी, आप ही बताइए। उसे गर्मी लगती है कमरे के अंदर। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, तू उसके लिए कूलर खरीद ले, फिर तो कमरा ठंडा रहेगा। और तेरी माँ को भी हाई बीपी की दिक्कत है, उसे भी आराम मिलेगा। अब प्रदीप यही करता है, वो एक कूलर खरीद कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा अपनी बहू नेहा के साथ छत पर बिस्तर लगा रही थी और उसने काफी खुले खुले बिस्तर लगाए थे। तभी नेहा कहती है, माँ जी इतने खुले खुले बिस्तर क्यों लगा रही हो? अभी पड़ोसन का परिवार भी तो छत पर सोने के लिए आएगा, उनके लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। उनकी तो बिल्कुल भी चिंता मत कर नेहा, मैंने उन लोगों का इंतजाम कर दिया है। प्रदीप को बोल दिया है कि उसकी पत्नी उसके साथ अकेले समय बिताना चाहती है और उसके लिए कूलर खरीद ले। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप कूलर लेकर आ जाता है और उसे कूलर के साथ आते हुए देखकर आशा बोलती है, बेटा 2-3 महीने की गर्मी होती है और उसके बाद तो बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। जब सुमित्रा अपनी छत पर सोने के लिए इजाजत दे रही थी तो तुझे कूलर लाने की क्या जरूरत थी? माँ आप नहीं समझती, महिमा हमारे बारे में क्या सोचेगी? जब वो गांव अपने मायके रहने के लिए जाएगी तो क्या बोलेगी कि उसे पड़ोसन की छत पर सोने वाला ससुराल मिला है? अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैं कूलर लेकर आ गया। अब ऐसा ही होता है, प्रदीप थोड़ी देर में कूलर चालू कर देता है, पूरा घर ठंडा हो जाता है। महिमा भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे खुले आसमान के नीचे चांद सितारे देखते हुए सोने की आदत थी। वही पूरा परिवार सो चुका था। थोड़ी ही देर में लाइट चली जाती है और महिमा उठकर बैठ जाती है और कहती है,
लगता है सुमित्रा आंटी के घर में चलते हैं सोने के लिए। देखो तो लाइट चली गई है, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ महिमा बहू, नींद तो मेरी भी टूट गई गर्मी की वजह से। चलो सुमित्रा से थोड़े गप्पे लड़ाएंगे तो तुरंत ही नींद आ जाएगी। अब सारे बिस्तर उठाते हैं, वहीं सुमित्रा आराम से पैर फैलाकर सोई हुई थी। वो जैसे ही सामने 3 अनजान परछाई देखती है तो तुरंत ही डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, भूत 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 भूत। आंटी जी हम हैं, भूत नहीं है। दरअसल कूलर बंद हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी, इसलिए हम यहाँ पर सोने के लिए आ गए। हमने सोचा आप भी तो हमें याद कर रही होंगी ना। दूसरी तरफ नेहा, जिसका लगाव थोड़ा सा महिमा की तरफ बढ़ गया था, उसे सच में महिमा के बिना नींद नहीं आ रही थी। इसी तरह अगले दिन भी सुमित्रा की आंखें सूजी हुई होती हैं, लेकिन वो दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लेती है। अगले दिन सुमित्रा बिना कोई मेहनत किए छत पर आशा का इंतजार कर रही थी, तो आशा छत पर सोने के लिए नहीं आती। ये देखकर सुमित्रा को बेचैनी होने लगती है। वो आशा के घर जाती है और पूछती है, क्या बात है बहू, आज तेरा पड़ोसन की छत पर सोने वाला ससुराल छत पर सोने के लिए नहीं आया है? मैं कब से चाय बनवा कर आशा का इंतजार कर रही थी, न तू आई न फिर आशा आई। आंटी, हमें समझ में आ गया कि आप हमसे परेशान हो रही थी। दरअसल प्रदीप जी और मैंने खुलकर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने उन्हें ये बोला है कि मैंने आपसे ऐसा बोला है कि मुझे उनके साथ में समय नहीं मिल पाता, जबकि मेरी तो आपसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तब मुझे बुरा लगा, इसलिए जितना हो सकेगा हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अब आपको परेशान नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसे सुमित्रा को महिमा के परिवार की आदत लग गई थी, सुमित्रा अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी थी। वो कहती है, बहू ये बात सच है कि धीरे धीरे हर किसी को नए माहौल में ढलने में समय लगता है। जैसे तुझे गांव से शहर आकर इस माहौल में ढलने में समय लगा, ऐसे ही तुम लोगों को अचानक मेरे घर जाकर सोना मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन अब जब तुम नहीं आए तो मुझे और ज्यादा अजीब लगने लगा। इसीलिए मैं तुम तीनों को लेने के लिए आई हूँ। अपनी पड़ोसन की छत पर सोने वाले परिवार को तैयार करो और सारे एक साथ मिलकर सोएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। सुमित्रा बुरी नहीं थी, अगर उसे किसी चीज से दिक्कत थी तो उसे उस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए सुमित्रा अपने झूठ के लिए सब लोगों से माफी मांगती है और उसके बाद में पूरा परिवार फिर से साथ में मिलकर छत पर सोने के लिए चला जाता है। और जब तक गर्मी का प्रकोप ऐसे ही जारी रहता है, सभी लोग ऐसे ही छत पर एक साथ सोते हैं। मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक, तू आराम से नाश्ता कर, बजाने दे घंटी कुछ देर, नहीं खोलेंगे तो चली जाएगी वापस। ओहो माँ, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला है, जरूर वही आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर ऋषभ नाश्ते के बीच से उठा और घर का मेन गेट खोल दिया, पर सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर ऋषभ का मुंह उतर गया और बुझी आवाज में उसने अपनी माँ से कहा, माँ सुनंदा ताई आई है? अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे, चल परे को हट। ये कहकर सुनंदा ने ऋषभ को हल्के से धक्का दिया और उसे साइड में हटाकर खुद घर के अंदर आ धमकी। तब तक ऋषभ की माँ तारा भी रसोई से बाहर आ चुकी थी और फिर, अरे सुनंदा जी आज इतनी जल्दी? हाँ, अरे मैं तो और पहले ही आ रही थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग सो रहे होगे, बस यही सोच के रुक गई। बड़ी मेहरबानी। वैसे आज क्या खत्म हो गया? अब थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, अब ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोच के उठी थी कि सबके लिए बढ़िया खीर बनाऊंगी, पर डिब्बा खोलकर देखा तो मरी चीनी का एक दाना भी ना निकला। अब राकेश और निधि भी कल देर से घर लौटे थे तो उन्हें जगाना ठीक ना लगा मुझे। लाओ अब। हाँ, वैसे खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। आज क्या बना लिया नाश्ते में? कुछ खास नहीं, मेथी आलू की सब्जी और पराठे हैं। अरे अरे अरे, मेथी आलू की भुजिया तो मुझे बड़ी पसंद है। बस जरा सी लहसुन और अदरक का तड़का लगाओ सूखी लाल मिर्च के साथ। अब वैसी बनाई है ना? खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, पर अब इतनी जिद कर रही हो तो दे दो थोड़ी सी। अब ऐसा करो, अपनी ही एक छोटी सी कटोरी में दे दो, कल आऊंगी तो वापस लेते आऊंगी। सुनंदा तारा की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था तारा के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। सुनंदा किसी न किसी बहाने से तारा से वो सब मांग ही लेती थी और उसकी इस आदत से
तारा के साथ साथ अब उसका बेटा ऋषभ भी चिढ़ने लगा था। माँ, आप ना बहुत भोली हो, तभी तो वो औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब मांग ले जाती है। अरे एक बार सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही इस औरत के दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी हैं, और सच कहूँ तो पहले सुनंदा जी ऐसी थी भी नहीं। तेरे बाबूजी बड़ा मानते थे उनके परिवार को, पर जब से महेश भैया गुजरे तब से थोड़ी बावली सी हो गई हैं। अब हो सकता है कुछ दिक्कत भी हो घर में। क्या दिक्कत होगी माँ? पति नहीं रहे तो क्या हुआ? उनका बेटा तो बढ़िया कमाता है, उल्टा उनकी तो बहू भी कमाती है। देखे नहीं उनके ठाठ? अभी पिछले महीने ही तो नई गाड़ी खरीदी है। और फिर सुनंदा ताई ने कभी खुद से कुछ कहा क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी हो ऐसा तो कभी नहीं जताया। उल्टा हमेशा अपने बेटे बहू की तारीफ ही करती रहती हैं। अब तू छोड़ ना ये सब और ये बता कि तू ऑफिस से छुट्टी कब ले रहा है? मिताली का फोन आया था मुझे, बोल रही थी शॉपिंग पर साथ चलने को। ओहो माँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप और मिताली देख लो ना सब कुछ प्लीज। ये लो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। जो लेना है और जितने का भी लेना है आप दोनों ही देख लो। दरअसल यहाँ मिताली नाम की जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी वो तारा की होने वाली बहू थी। ऋषभ और मिताली कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। ऋषभ वेल सेटल्ड था तो मिताली भी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। तारा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, कैसी हो तारा? हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ जी, बस अब सब सही से हो जाए। वैसे तो ज्यादातर काम खुद मिताली ने ही संभाल रखे हैं। मेरे ऋषभ को तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि वो थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, पर थोड़ा पुराना हो गया है। अरे अरे रे रे, फिर तो तुम्हारे काम का ही नहीं रहा होगा। ऐसा करो फिर जितना है मुझे ही दे दो। हैं? पर आप क्या करोगी उससे? सुनंदा वैसे थी तो तारा की पड़ोसन, लेकिन तारा ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने को लेकर सुनंदा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद तारा भी परेशान हो गई थी। और अब तो उसके घर की सत्ता भी बदलने वाली थी। ऋषभ की शादी के बाद उसकी रसोई अब उसकी बहू मिताली के हाथों में थी। और आज क्या पकवा रही हो बहू से तारा? कढ़ी चावल बनाए ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं? हाँ जरूर लेकर आओ। कढ़ी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मिताली ने फौरन एक प्लेट में कढ़ी चावल लगाकर सुनंदा को दिए, जिन्हें सुनंदा ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और फिर बड़े प्यार से बोली, वाह भाई वाह, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनाई बहू, जुग जुग जियो। अब ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी मुझे दे भी दो। जी बस अभी लाई। मिताली के लिए ये पहली बार था, इसलिए उसे कुछ खटका नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, सुनो जी, ये सुनंदा ताई की क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, एक नंबर की लालची औरत है। हर रोज खाना मांगकर खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ मुंह पर मना कर देना। मिताली ने उस वक्त ऋषभ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। और फिर अगले दिन, और भाई तारा कहाँ हो? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। जरूरी काम हो तो मैं बुला लाऊं उन्हें? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने आई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रुकिए, मैं लाती हूँ। इसके बाद मिताली ने सुनंदा की लाई हुई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे दे दिया, जिसे लेकर सुनंदा वापस अपने घर चली गई। और फिर ये देखो, ये बुढ़िया फिर कहीं से कुछ मांग कर ले आई। ओह गॉड, इसने तो नाक कटा रखी है हमारी। मांगू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते नहीं, ना खाना और ना ही राशन। हाँ तो जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? अरे रहने की जगह दे रखी है, वो कम है क्या? भूलो मत, तुम्हारे पति ने जीवन भर जो कमाया वो अपनी बीमारी पर खर्च करवा कर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा और मेरे पति का है। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी राकेश। बोल बेटा। अब मैं क्या कहूँ माँ, मेरा कहना तुम सुनती कहो। कब से कह रहा हूँ छोड़ आता हूँ तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में, वहाँ तुम भी खुश और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे इसके लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि तू ही सही है। अब जब बहू ने ही कह दिया है कि ये घर मेरा नहीं तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी जीजी, हमारे घर में, जो आज से आपका भी है। तारा तुम? हाँ जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो मिताली के कहने पर मैं उसके साथ तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों जीजी,
क्यों कभी कुछ नहीं बताया? क्या बताती तारा कि मेरे खुद के बेटे को मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं पूछती, आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा चला रही हो। ये कैसे बताती तुम्हें और किस मुंह से बताती? कसूर तो आखिर मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं, बल्कि जिसका है वक्त उसे उसकी सजा जरूर देगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं? और ऋषभ, वो क्या कहेगा? उन्हें मैं समझा लूंगी ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए मेरे साथ। ये कहकर मिताली ने सुनंदा को गले से लगा लिया और सुनंदा में अब उसे ना कहने की हिम्मत नहीं। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा और मिताली और तारा के साथ चल दी, अपनी बची हुई जिंदगी को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए। Thanks for watching.